अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले वाली वीडियो में हम बेसिकली एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सही हो गया। अच्छा, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उसमें जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हम बेसिकली अल्केन्स को स्टडी करें। देखें, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें बेसिकली होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। तो उसमें से जो एल्केन्स है, सबसे पहला स्टेप वो हम उसे स्टडी कर रहे हैं। और बेशक हम एल्कीन्स स्टडी करें या फिर हम एल्काइंस स्टडी करें, तीनों में हमने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हम तीनों में हमेशा सबसे पहले उनके प्रिपरेशन को देखेंगे, फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे और उसके बाद उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सही हो गया। तो इसी तरह से हम चूँकि अल्केन्स स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में हम अल्केन्स के जितने भी हमारी एफएससी की बुक में जितने भी इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए गए हैं और जितनी उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इसके जो थर्मल एक्टिविटीज़ हैं और दूसरा इनके जो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। वो दो तरह के अल्केन्स रिएक्शन देते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शन दो तरह के देते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और थर्मल रिएक्शंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम थर्मल रिएक्शंस को स्टडी कर चुके हैं। उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, नाइट्रेशन है, इन सबको हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो दो तरह की होती है, वो होती है नाइट्रेशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो थर्मल रिएक्शंस हैं उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आती है। जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें एल्केन्स का हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें बेसिकली हमारी एफएससी कोर्स में जो इंक्लूड है वो है नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। सही हो गया। इससे पहले वाली वीडियो में हम नाइट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। हेलोजिनेशन जो होती है, हेलोजन्स बेसिकली पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक है। अब इनमें हेलोजिनेशन का मतलब होता है इन ग्रुप्स के एडिशन, फ्लोरीन के एडिशन, क्लोरीन के एडिशन, ब्रोमीन के एडिशन, आयोडीन के एडिशन। अगर फ्लोरीन की होगी तो उसे बोलेंगे फ्लोरीनेशन, क्लोरीन की होगी तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की एडिशन हो रही होगी, सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी और हाइड्रोजन वहाँ से निकल रहा होगा, मतलब कि ब्रोमीन हाइड्रोजन की जगह को रिप्लेस कर रहा होगा, तो उसे बोलेंगे ब्रोमीनेशन। और अगर आयोडीन आके एल्केन की एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे आयोडीन से, तो उसको बोलेंगे आयोडीनेशन। ठीक हो गया। अब ये जो हेलोजिनेशन है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एल्केन्स क्या होते हैं। बेसिकली एल्केन्स होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। चारों कार्बन जो है वो यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाता है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता है। उसकी एक हाइड्रोजन का निकल जाना और उसकी जगह पर हेलोजन ग्रुप का ऐड हो जाना, उसको रिप्लेस कर देना, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स। या जो इसके रिजल्ट में जो एल्केन्स बनेंगे उसे हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ये RH ये एल्केन के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब जो RH है, जब H निकल जाएगा यहाँ से और X ऐड हो जाएगा तो इसको बोलेंगे RH। इसको बोलेंगे बेसिकली हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स बोलेंगे, और हेलो एल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक हो गया। दोनों नाम ले सकते हैं। हेलो एल्केन्स बेसिकली इसकी एक मेजर एक कह लें अम्ब्रेला है, मतलब हेलो एल्केन्स जो है ये एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे आते हैं ये अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसके अंडर आते हैं। सही हो गया। तो बेसिकली मतलब कहने का है कि एल्केन्स जब हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस होती हैं तो वो अल्काइल हैलाइड्स बनाती हैं। सही हो गया। ओके, ये रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं या हाई टेम्परेचर होते हैं। वो सनलाइट के थ्रू हो सकता है, यूवी लाइट के थ्रू हो सकता है, बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हेलोजन के हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम रिएक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं। जो हेलोजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, और क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है आयोडीन से। ये हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फ्लोरीनेशन हम क्यों नहीं स्टडी करते, क्योंकि फ्लोरीनेशन होता है ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है रिएक्शन, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से हम फ्लोरीनेशन नहीं करते। या और दूसरी तरफ आ जाती है आयोडीनेशन, मतलब आयोडीन की रिप्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोजन से।
हम नॉर्मली देखते हैं चूँकि आयोडीन जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी सबसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आयोडीन वाले ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत कम है। ये देखिए ये ऑर्डर में आयोडीन सबसे लास्ट पे आ रहा है, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत स्लो होगी। चूँकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है, चूँकि ये रिएक्शन स्लो होता है, और चूँकि इस रिएक्शन में आयोडीन की रिप्लेसमेंट से हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन रहा होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये इस ग्रुप को रिड्यूस करके वापस से आयोडीन में कन्वर्ट होने को फेवरेबल समझ रहा होता है। इस वजह से इन तमाम कंडीशंस की वजह से हम आयोडीनेशन भी नहीं करते। तो बेसिकली फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं होती, लेकिन जो क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन है ये होती है। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन में आप देखें, एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि आप समझेंगे कि ये जो क्लोरीन है ब्रोमीन से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से कुछ कम रिएक्टिव होगा। तो जब एक चीज़ कम रिएक्टिव होती है तो ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको ये बता चुकी हूँ कि क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, इस वजह से जो है ब्रोमीन ज़्यादा सिलेक्टिव होगी। आपने ये बात याद रखनी है, लेकिन जो बाकी जितना भी मैकेनिज़्म होता है क्लोरीनेशन या ब्रोमीनेशन का वो सेम होता है। अब चूँकि हमारे लेक्चर में वो सिर्फ हमारी बुक में एफएससी की वो सिर्फ क्लोरीनेशन को डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट क्लोरीनेशन ही लेकर चलूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज के अपने लेक्चर को, जो है क्लोरीनेशन। ओके, अब देखें बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी अल्केन है, उसमें से हमने हाइड्रोजन को माइनस किया और उसकी जगह हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया। अब हम एक्स की बात नहीं कर रही, एक्स में से हम स्पेसिफिक आ गए हैं क्लोरीन पे। हाइड्रोजन को निकाला और क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो इससे क्या बनेगा, अल्काइल हेलाइड। लेकिन इस अल्काइल हेलाइड का नाम होगा अल्काइल क्लोराइड, मतलब क्लोरीन ऐड होगी, ठीक है। बेसिकली इस सारे सिनेरियो को बताने का, एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अब एल्केन्स से हम मतलब एल्केन्स की अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें किसी क्लोरीन ग्रुप से, तो उससे अल्काइल हेलाइड बेसिकली बन सकते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है, जो क्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसमें हमारे यहाँ पे इससे पहले ये रिएक्शन, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक कंप्लीट रिएक्शन लिखा हुआ है। ये एक कंप्लीट रिएक्शन दिया गया। इसमें क्या है, ये हमारे पास CH4 है, मतलब ये एक कार्बन है, इसकी चारों साइडों पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा कि हमने इस रिएक्शन में, मतलब एक रिएक्शन का आप समझ लें कि हमने एक बड़ा सा टैंक लिया, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया, इसका नाम है मीथेन, ठीक है। इस हमने उस बड़े से रिएक्शन वाला टैंक में मीथेन को ऐड कर दिया। मीथेन क्या है, एक गैस है, उसके साथ हमने क्लोरीन गैस ऐड कर दी, ठीक हो गया। और हमने उस टैंक को ना सनलाइट में रख दिया। ये साइन होता है ना जब कहीं भी मेंशन, तो आप समझ लें कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एच लिखा हुआ है, और साथ में ना ये यू फ्रीक्वेंसी, ये म्यू साइन है, ठीक है। ये साइन ये एक बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एनर्जी जो है वो सनलाइट की है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये प्लांक्स, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एज होल हम इसको एज सिंबल फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम इस चीज़ को मेंशन करने के लिए इस सिग्नेचर को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ओवरऑल क्या है हमारा रिएक्शन, हमारा रिएक्शन ये है कि ये CH4 है। अब देखें कार्बन की चारों साइड पर क्लोरीन अटैच, हाइड्रोजन अटैच है। अब उस रिएक्शन में हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, और वो क्या करेगा, ये वो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, और ना एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोचें, एक क्लोरीन है और बाकी इसमें से जो बाकी बचा है वो CH3 है, ठीक है। अब एक क्लोरीन और CH3 मिलके यहाँ पे बना देंगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये मिथाइल क्लोराइड बना देंगे, ओके। अच्छा, ये नीचे मैंने आपको इसी स्टेप को दोबारा से यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पे बताया है कि ये इसको ज़रा ओपन करके लिखा है ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके कि ये एक मीथेन है जिसके तीन साइड पे तीनों हाइड्रोजन है, और ये चौथी हाइड्रोजन है जिसे मेंशन यहाँ पे किया। ये चौथी हाइड्रोजन क्या करेगी, ये वाले क्लोरीन को लेके यहाँ से HCl बना देंगे, और जो बाकी का है क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप रह गया, ये और ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलके और मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। समझ आ गई है। तो सिंपली आप अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो बेसिकली क्या हुआ है
बेसिकली ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई और यहाँ पे क्लोरीन की हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास वापस से यही ग्रुप, यही जो प्रोडक्ट बना है, हम इसको दोबारा से लेते हैं और इसी मतलब रिएक्शन मिक्सचर में इसी मॉलिक्यूल पर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो जो अटैक करता है, और वो क्या करता है, इसमें से एक और हाइड्रोजन को निकालता है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल और इसको HCl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो बाकी Cl रह जाता है वो मिथाइल के साथ अटैच होता है, ऑलरेडी जो मिथाइल क्लोराइड है उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल डाइक्लोराइड में, ठीक है क्या। मतलब ये कि पहले मीथेन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस था, अब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो मॉलिक्यूल मिथाइल का जिसमें 2 क्लोरीन ऐड हो चुके हैं उस पर मज़ीद एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा और उसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकाल के HCl बनाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन बाकी रह जाएगी और एक जो क्लोरीन है उसमें ऐड हो जाएगा। समझ आ रही है बात की कि सिंपली आपने क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करते जाना है मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन को माइनस करते जाना है, ठीक है। फिर हम HCl लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगी और ये जो हाइड्रोजन है ना ये वाली, ये क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ निकल के HCl बना देगी, ठीक हो गया। इस तरह से ओवरऑल होगा क्या, देखें ये जो रिएक्शन है ये स्टार्ट हुआ था CH4 से और फाइनली कंप्लीट हो रहा है CCl4 पे, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब आप देखें कि इसमें चारों की चारों हाइड्रोजन जो है मीथेन की गैस की वो क्लोरीन से रिप्लेस हो चुके हैं। अब ये मीथेन हाइड्राइड नहीं है, ये टेट्रा हाइड्राइड मीथेन नहीं है, टेट्रा क्लोरोमीथेन है, ठीक है। समझ आ रही बात की कि इस तरह से बेसिकली हुआ क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन किया, हमने क्लोरीन को ऐड किया, इसकी क्लोरीनेशन की है, ठीक हो गया। ये इसका बेसिकली एक रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको ना ये एक जनरल रिएक्शन है, आप समझ लें। यहाँ पे क्या होगा कि आपने तब तक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते जाना है अल्केन मॉलिक्यूल से जब तक उसके तमाम हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन एटम से रिप्लेस नहीं हो जाते। कॉन्स्टेंटली आपने हाइड्रोजन रिमूव करते जाना है, क्लोरीन को ऐड करते जाना है, ओके। सो नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म है, मैंने आपको पहले बताया था जो एल्केन्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो नाउ रिमेंबर हमारा ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने क्लोरीन, आप नीचे ज़रा रिएक्शन स्कीम देखें जो मैंने ये जो बाउंड्री में की हुई है। अच्छा ये रिएक्शन स्कीम आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे क्या हुआ था, हमने मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरे स्टेप में फिर से वो जो है वो पहले एक क्लोरीन रिप्लेस होता है, अब दूसरा हो जाता है, दूसरे में फिर तीसरा 3 क्लोरीन ऐड हो जाते हैं और 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और फाइनली चारों के चारों क्लोरीन ऐड हो जाते हैं और चारों के चारों हाइड्रोजन मीथेन में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसका ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, अब आप ये देखें ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है और इसी तरह बाकी मतलब हर वो स्टेप जिसमें एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को, वो एक इंडिविजुअल स्टेप्स है। तो कितने स्टेप हो गए, जितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, चूँकि 4 हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट होना है इस वजह से 4 हमारे पास स्टेप्स होंगे, ठीक है। हर स्टेप का मैकेनिज़्म है, हर एक इंडिविजुअल स्टेप का मैकेनिज़्म है, ठीक हो गया। अब पहला स्टेप देखें, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने मीथेन लेनी है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना है और हमने मिथाइल क्लोराइड बना देना है, HCl रिप्लेस कर देना। इस स्टेप का मैकेनिज़्म क्या है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस स्टेप का मैकेनिज़्म क्या है। इस स्टेप का मैकेनिज़्म ये है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेप होगा, इनिशिएशन होगी। बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट करना रिएक्शन का, दूसरा होता है प्रोपगेशन मतलब कि रिएक्शन को प्रोपगेट करना, कंटिन्यू करना, और फाइनल होता है टर्मिनेशन, रिएक्शन को ख़त्म करना, ठीक है। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होती है, इनिशिएशन तब होती है जब रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सनलाइट इस पे फॉल की, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हुई, मतलब इस बॉन्ड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एक इस पे चला गया एक इस पे चला गया, ऐसा हो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही साइड पर चले जाए और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। चूँकि बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और फ्री रेडिकल क्लोरीन के बन गया। अब रिएक्शन में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ये जाएगा मीथेन पे
और मीथेन के एक हाइड्रोजन के साथ उसकी होमोलिटी क्लीवेज करेगा और इसको मिथाइल रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो गया, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप पे कन्वर्ट हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल में है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में है, ये आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेंगे इस तरह से और एक बॉन्ड बनाएंगे और फाइनली HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ, इसके रिजल्ट में मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मिथाइल रेडिकल चूँकि इस पर क्लोरीन ने इस पर अटैक किया और क्लोरीन ने इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया, तो ये जो मिथाइल है ना, ये अगेन एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उसकी दोबारा से होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, उसमें से क्लोरीन लेगा और मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और क्लोरीन का रेडिकल जो है दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप सोचिए, जब क्लोरीन का दोबारा रेडिकल प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जो इससे पहले वाले स्टेप में हुआ कि फिर से मिथाइल के ग्रुप पे जाकर अटैक करेगा, उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, राइट। सो इस तरह से रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा जिसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल सिंपली ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, वहाँ से HCl में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से HCl जो है वो जो मिथाइल रेडिकल है वो दोबारा से क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ठीक हो गया, ये देखें, ये है प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें क्या होगा, क्लोरीन जब प्रोड्यूस हो जाएगा ना पहले वाले स्टेप में, वो उसको फिर गुस्सा आएगा, चूँकि मिथाइल ने इसका क्लोरीन लिया है, तो ये क्या करेगा, दोबारा से मिथाइल मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा और उस वहाँ से HCl में कन्वर्ट होगा, फिर से मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और फिर ये मिथाइल रेडिकल जो है इसको अब गुस्सा आएगा, फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उसको फिर से वहाँ से क्लोरीन लेता जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन जो एक चेन रिएक्शन चलता जाएगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस के क्या ना हो, टर्मिनेशन ना हो। टर्मिनेशन किस तरह होगी, टर्मिनेशन तब होगी जब जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन कर जाए। फॉर एग्जांपल, ये मिथाइल का रेडिकल प्रोड्यूस हुआ ना रिएक्शन में, क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुआ, ये 2 तरह के प्रोड्यूस हुए ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मिथाइल जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो और मिथाइल क्लोराइड बना दे। ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे ये प्रोडक्ट बल्क में बनेगा। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन के साथ ही अटैच होकर दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल का रेडिकल दूसरे मिथाइल के साथ अटैच होकर इथेन में कन्वर्ट हो जाए। कैन यू रियली इमेजिन कि इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में हमें मिथाइल क्लोराइड ही नहीं मिल रहा, क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है और इथेन भी प्रोड्यूस हो सकती है। सही हो गया। सो बेसिकली ओवरऑल मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि इस सारे रिएक्शन में फाइनली हम क्या हुआ, फाइनली हमने जब इस इनिशिएशन और प्रोपागेशन और टर्मिनेशन के स्टेप्स को क्रॉस किया तो एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसकी एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगी। ठीक हो गया, एक क्लोरीन जो है उसने मीथेन की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और अभी आप ऑब्जर्व करें कि हम किस स्टेप में कन्वर्ट हुए, ये सारा हमने मैकेनिज्म पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इस मीथेन की इसमें इस मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्जन के लिए। ये सारा मैकेनिज्म जो है ये इस स्टेप के लिए। जो नेक्स्ट बाकी स्टेप्स यानी कि एक ये स्टेप है, फिर एक ये स्टेप है और फिर एक ये स्टेप है, इन स्टेप के लिए भी यही स्टेप्स हैं, मतलब इन स्टेप का मैकेनिज्म भी यही है। इनके लिए भी मैकेनिज्म में 3 ही स्टेप होंगे, इनिशिएट होगा, प्रोपगेट होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, यही सब में यही होगा। और इन तीनों स्टेप में पहले इनिशियली रेडिकल क्लोरीन का प्रोड्यूस होगा, वो मिथाइल का रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जाएगी मिथाइल ग्रुप में। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखें, अब हमने ऊपर ऑब्जर्व किया कि हमने मीथेन से मिथाइल क्लोराइड तो बना लिया था ना। अब हम दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि इस पे फिर से क्लोरीन का मॉलिक्यूल आए, उसकी एक हाइड्रोजन को निकाल के खुद ऐड हो जाए। मतलब पहले इसके पास 1 क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के दूसरी क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म यही होगा। देखें, इनिशिएशन होगी जिसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल निकलेंगे
और वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस है। सनलाइट जब इन पर अटैक करेगी तो सनलाइट इनकी होमोलिटिक क्लीवेज करके इनको रेडिकल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या करेगा? मिथाइल क्लोराइड के पास आएगा और सिंपली यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो है ये मिथाइल जो है मिथाइल क्लोराइड को एज ए रेडिकल निकाल देगा। ये इस ग्रुप को फिर गुस्सा आएगा क्लोरीन पर, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे ही जाके वो अटैक करेगा। हमेशा याद रखें, जब क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वो मिथाइल के पास जाएगा, मिथाइल ग्रुप के पास जाएगा, और मिथाइल का जब बॉन्ड ब्रेक होगा वो क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये क्लोरीन के पास जाएगा, इसका यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके साथ वाली जो क्लोरीन है ना अपने साथ अटैच करेगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह से पहले इसके पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन थी, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएंगी, ठीक है। और ये क्लोरीन रेडिकल को दोबारा से प्रोड्यूस कर देगा। इस स्टेप को कहते हैं प्रोपगेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा? क्लोरीन का रेडिकल प्रोड्यूस हो गया तो फिर क्या होगा? यही क्लोरीन रेडिकल ऊपर वाले स्टेप में जाएगा, यानी कि ये देखें ये क्लोरीन का रेडिकल है ना, ये क्या करेगा? ये दोबारा से इसी तरह के एक दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उस पर अटैक करेगा, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करेगा और फिर फाइनली उसको भी 2 क्लोरीन वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फाइनली रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करके रिएक्शन को टर्मिनेट नहीं कर देते, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रिएक्शन की वो टर्न ओवर कब होगा? टर्मिनेट तब होगा जब फाइनली 2 रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे। अब आप देखें, ऑब्जर्व करें रिएक्शन मिक्सर में कितने रेडिकल हैं। क्लोरीन रेडिकल है इटसेल्फ, ये वाला एल्केन का रेडिकल है, उस यही 2 रेडिकल है ना। तो फाइनली क्या होगा? ये दोनों आपस में रेडिकल कंबाइन करेंगे और फाइनली यहाँ पर आके ये इस तरह से अटैच हो जाएगा, सही हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्लोरीन अटैच हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो एल्केन के दोनों ग्रुप हैं ये आपस में अटैच हो जाए और ये एक डाई क्लोरो इथेन वाला मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सेस में बता रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ये भी प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं ना। जो कि मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, ओके। तो दीज आर सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट दिस वुड बी इन बल्क. Why it would be in bulk? This is due to they are produced in final step and they are also producing in the propagating step as well. Now you can see here ये यहाँ भी प्रोपगेशन वाले स्टेप में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और टर्मिनेशन वाले स्टेप में भी। इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो बल्क में होगा और ये प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट होगा ये तो बेसिकली रीयूज़ भी हो रहा होगा। इस वजह से ये जो है ये नहीं, और बल्क में ये प्रोड्यूस होगा। इस वजह से आप देखेंगे कि आपकी बुक में सिर्फ यही प्रोडक्ट मेंशन्ड है, बाकी और कोई प्रोडक्ट मेंशन नहीं है, ओके। सो ओवरऑल इससे क्या हुआ? इससे हमने क्या किया? हमने इस सारे इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन से हमने बेसिकली सिंपल 1 स्टेप किया है। हमने इस मिथाइल क्लोराइड में एक और क्लोरीन ऐड कर दिया और उसकी एक हाइड्रोजन निकाल दी, ठीक है। अब इसी तरह से जब बाकी 2 स्टेप रह जाते हैं कि इसमें एक और हाइड्रोजन निकले और एक और क्लोरीन ऐड हो जाए, फिर एक और हाइड्रोजन निकले और फिर सारी की सारी क्लोरीन रह जाए, तो ये 2 जो हैं ये बेसिकली 2 फाइनल स्टेप्स हैं। और इनके लिए भी यही जो 3 स्टेप्स चलेंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने फाइनली जो है ना सुबह आपने क्या करना है, आपने ये स्टेप करना है जो क्लोरीनेशन करनी है डाइक्लोरोमीथेन की और इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और फिर फाइनली आपने इसमें से भी एक जो हाइड्रोजन बचा है उसको भी इसको फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर देना है। इसको बेसिकली हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं और क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और ये फाइनली ये बेसिकली क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ होता है, ठीक हो गया। बाकी जो है हम ये अब हमने आज इसके जितने भी रिएक्शंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके तमाम जो हैं वो फाइनल रिएक्शंस हैं उनको हम उनकी बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फाइनल ये एक स्केच है, आप इसे ऑब्जर्व करें। देखें हमने ओवरऑल इसमें क्या पढ़ा? हमने अब तक पढ़ा कि हमने एल्केन्स के रिएक्शन देखे। एल्केन्स के रिएक्शन होते हैं एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ी नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, और कैटालिटिक में हमने पढ़ी कंबस्टन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंबस्टन में हमने बेसिकली कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ी है। ठीक हो गया, ये एक सिंपल सा स्केच था एल्केन्स के रिएक्शन का। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देखें, और अगर आपने इस रिएक्शन को समझना है तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। सही हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको किसी भी वीडियो को समझने में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो आपको लग रहा है कि मैंने वीडियो में समझाया नहीं, आप कमेंट करें, या मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपनी मेल दी हुई है, आप वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको लगे कि आप मैंने पढ़ाते हुए कोई चीज़ मिस्टेक कर दिया तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा चलें ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम रिएक्शंस की बुक रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक लास्ट बात, आपने इन वीडियोस को, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके लिए फ्री होगा, और अगर आप इनको उनके साथ शेयर करते हैं ना तो इनकी हेल्प होगी, तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं, अगर आप किसी से अच्छा करते हैं तो वो इन रिटर्न आपके साथ आपको ज़रूर वापस मिलता है। सो नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।